अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर एन ऐप। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, चौसर की एज को और उसके बाद जो है चौसर की एज के बाद वाला जो पीरियड है बैरन पीरियड, जब चौसर की डेथ हुई थी उसके बाद का जो पीरियड है उससे हम डिस्कस करेंगे। चौसर की एज से पहले जो प्री चौसरियन एज है वो मैंने डिस्कस कर ली है, जिसे हम मिडिल एजेस भी कहते हैं या फिर इसे हम कह सकते हैं कि एंग्लो नॉर्मन्स का पीरियड। तो वो जो वीडियो है उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। तो आज की वीडियो हम चौसर की एज और बैरन पीरियड के साथ डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुँच जाए। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं चौसर की एज के साथ, जिसके अंदर सबसे पहले हम चौसर को डिस्कस करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से चौसर को डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की तरफ, क्योंकि जब तक हिस्ट्री हमें समझ नहीं आएगी तब तक चौसर की एज हमें समझ आ ही नहीं सकती। तो जो चौसर की एज से जो पहले की एज है, जिसको हम प्री चौसरियन एज कहते हैं, वो है एंग्लो नॉर्मन्स की। जब 1066 का जो है नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ था, विलियम द कन्क्वेरर जिसने जो है वो इंग्लैंड को जो है वो कन्क्वेर किया था, वहाँ पर बस गया था और वहाँ पर जो है इन्होंने अपनी हुक्मरानी कर ली थी। एक मैग्ना कार्टा का इवेंट भी वहाँ पर आता है, जब सोशली और पॉलिटिकली दोनों जो हैं कंडीशंस वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। इसके साथ साथ जो है इसकी कुछ और अगर डिटेल हम देखें, थोड़ा सा ओवरव्यू लें एंग्लो नॉर्मन्स का, तो ये था कि एंग्लो नॉर्मन जो थे उनके बाद ही जो था वो फ्रेंच लिटरेचर जो है वो डेवलप होना शुरू हुआ, क्योंकि एंग्लो नॉर्मन्स जो थे वो पहले फ्रांस में रहते थे। तो वहाँ से जो है ये माइग्रेट होकर जो है इन्होंने आए थे कहाँ पर, इंग्लैंड। तो वहाँ पर जो है ये लेकर आए थे फ्रेंच, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंच वर्क को लेकर आए थे, फ्रेंच इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था। तो ये फ्रेंच की मैं बात यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब चौसर की एज में भी हम फ्रेंच का जो है वो इन्फ्लुएंस देखेंगे। तो ये 1066 का जो ईयर था ये था नॉर्मन कन्क्वेस्ट का, जो कि 1400 तक जो है वो चला था। इस 1066 और 1400 के बीच में ये जो चौसर है वो पैदा हुआ था, और चौसर की एज जो है वो यहीं से शुरू होती है, जो कि 1400 पर जाकर एंड होती है, मतलब 1400 पर जो है वो इसकी डेथ होती है। तो हम अब जो है ये चौसर की बात करते हैं, क्योंकि पहले हमने एंग्लो नॉर्मन्स को देख लिया कि एंग्लो नॉर्मन्स जो था, जिसको प्री चौसरियन एज भी कहते हैं, उसके बाद ही जो है वो हमारे पास चौसर आता है, और चौसर के बाद जो हमारे पास है वो बैरन पीरियड आता है। तो अब हम चौसर को डिस्कस कर लेते हैं कि चौसर जो है उसका एज क्या है। चौसर जो था वो पैदा हुआ था 1340 में और इसकी डेथ 1400 में हुई थी। मतलब 1400 तक जो ईयर है, 14th सेंचुरी तक जो है वो लाइफ ऑफ चौसर जो है वो उसको हम डिस्कस करेंगे, जिसको हम 14th सेंचुरी भी कहते हैं। जॉफ्री चौसर जो था वो जॉन चौसर का जो था वो बेटा था, जो कि एक मर्चेंट फैमिली से जो है वो बिलोंग करता था। ये लंदन में पैदा हुआ था, इंग्लैंड में, अराउंड 1343, यहाँ पे 1340 भी हम इसे कह सकते हैं। इसका फादर जो था वो एक वाइन मर्चेंट था, जो कि इंग्लैंड की रॉयल क्लास फैमिलीज़ होती हैं उनका जो था ये मर्चेंट था, वाइन मर्चेंट था, और उनके जो है वो उनकी वहाँ पर जो है उनसे कनेक्टेड था रॉयल फैमिली से। इसी तरीके से जो है हम देखते हैं कि इसका जो पीरियड है वो क्या कहलाता है, 100 ईयर वॉर्स के बीच में भी आता है। कैसे? अब चौसर जो था वो कब पैदा हुआ, 1343 या 1340 कह लें इसमें, और इसकी डेथ होती है 1400। इस बीच जो था वो अगर हम एंग्लो नॉर्मन्स को देखें तो इसके अंदर 100 ईयर वॉर जो थी वो रुक कर जो है 100 साल, मतलब इससे भी ज़्यादा जो थी वो चली थी। 100 ईयर वॉर्स जो थी वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ी गई थी। उसके 2 साल के बाद क्या हुआ कि जो चौसर है वो जाता है कहाँ पर, फ्रेंच, उसको फ्रेंच जो है वो भेजा जाता है। अब जब उसे फ्रांस भेजा जाता है तो वहाँ पर लड़ता है, वहाँ पर ये इंग्लिश आर्मी को जो है वो सपोर्ट करता है। ये इंग्लिश आर्मी को जब ये सपोर्ट करता है तो वहाँ पर जो है इसे जो है वो कैद कर लिया जाता है
और इसे कैद कर कर जो है वहाँ पर जो है 16 पाउंड जो है पैसे देकर इसे जो है वो छुड़वाया जाता है। चौसर जो था उसे सिविल सर्वेंट जो था वो भी इसको ओहदा मिला था ड्यूरिंग द रेन ऑफ एडवर्ड III एंड रिचर्ड II। एडवर्ड III और रिचर्ड II के जो रेन थी उसके ड्यूरिंग जो है सिविल सर्वेंट का भी पोस्ट जो है वो मिली थी। इस तरीके से चौसर जो है उसकी अगर डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसकी मेजर डेवलपमेंट लिटरेचर के अंदर जो होती है वो पर्टिकुलरली इन पोइट्री है। आप इसमें प्रोज़ और जो दूसरा लिटरेचर है, नॉवेल हैं, बहुत कम देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा इसका जो है इसकी डेवलपमेंट है वो इसकी मिलती है पोइट्री के अंदर। जॉफ्रे चौसर को हम कहते हैं कि ये फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है। फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हम इसे क्यों कहते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा जो है वो रीज़न है। अब जैसे हम देखते हैं कि जब प्री चौसेरियन एज के अंदर क्या होता है कि जितना भी लिटरेचर होता है वो लैटिन और जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसके अंदर जो है वो लिखा जाता है। अब जब वो लैटिन और फ्रेंच में लिखा जाता है तो जब ये चौसर आता है तो चौसर जो था वो कहता है कि भाई मैं क्यों जो है कोई और लैंग्वेज यूज़ करूं, मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज ही यूज़ करूंगा। और जितनी भी ट्रांसलेशंस हैं, इसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन मैं आपको बता दूं कि रोमन डे ला रोज़ा जिसको उसने ट्रांसलेट किया था लेकिन वो अधूरी रह गई थी। ये उसने फर्स्ट जो है उसने फ्रेंच को जो है उसने इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट करने की कोशिश की थी। तो ये अपने जितनी भी चीज़ें थी वो इंग्लिश में करना चाहता था। इसी तरीके से मैं आगे डिस्कस करूँगी इसके कैरियर को। सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि भाई ये जो था ये लैटिन और फ्रेंच वर्क जो थे वो पहले लिखे जाते थे और इसने जो है आकर जो है वो इंग्लिश जो है वो वर्क जो है वो उसकी प्रोडक्शन शुरू की। और इसकी जो है सबसे जो बड़ी जो इसकी फेमस जो राइटिंग है वो है द कैंटरबरी टेल, जो कि इंग्लिश की जो है वो वर्क है। द कैंटरबरी टेल वो इसका सबसे बड़ा जो है वो काम है। इसके अलावा अगर हम आगे देखें तो इसके थोड़े से हम पॉलिटिकल और सोशल बैकग्राउंड को देखते हैं, देन हम इसके जो है डेवलपमेंट की तरफ जो है वो चलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके पॉलिटिकल चेंजेस की तरफ, तो पॉलिटिकल चेंजेस और जिसके सोशल चेंजेस हैं, जो इसकी कंडीशन थी इंग्लैंड की उस वक्त, वो बिल्कुल आपस में जो है वो रिलेटेड हैं। जिस तरह मैं आपको पॉलिटिकल चेंजेस की बात बताती जा रही हूँ तो जो सोशल चेंज है वो भी इससे ही इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एंग्लो नॉर्मन्स के दौर में ये भी चौसर जो है वो भी इसी का ही है, इसी के बीच में जो है वो इसका जो है वो पैदा हुआ था। तो उस टाइम क्या था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो वॉर्स हो रही थी। वार ऑफ रोजेज़ हो रही थी जो कि हाउस ऑफ लैंचेस्टर और हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में चल रही थी। इसके साथ साथ जो है सिविल वॉर चल रही थी और 100 ईयर वॉर्स जो थी वो चल रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो वॉर्स चल रही थी जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो सारा इनस्टेबिलिटी की तरफ जो है वो जा रहा था। जो भी वहाँ के जितनी भी वॉर्स थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो कॉस्टली थी, क्योंकि वहाँ पर उस वॉर्स में क्या था कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो हैवी और एक्सपेंसिव जो थी वो वेपन्स यूज़ हो रही थी, जिसकी वजह से जो थी वो वार जो थी, जो वहाँ की जंगें थी वो काफ़ी ज़्यादा जो थी वो कॉस्टली होती जा रही थी। अब वो जब वो कॉस्टली होती जा रही थी तो काफ़ी ज़्यादा थे वो पैसे जो थे वो वहाँ पर ज़ाया हो रहे थे। उन पैसे जब ज़ाया हो रहे थे वहाँ पर, तब क्या हुआ कि उनके जो रूलर्स क्लास थे उन्होंने क्या किया कि जो वहाँ के किंग थे उन्होंने टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया लोगों के ऊपर। जब उन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए लोगों के ऊपर तो लोग इससे बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे, क्योंकि वो जितना भी वो खर्च करते थे वो सारा कुछ क्या था वो लोगों से जो है वो उसके रिटर्न में लेते थे। इस तरीके से रूलर्स जो थे उस टाइम के, वो रूलर जो वहाँ पर जो थे या बैरन जिनको हम कह लें, जो कि वहाँ के नवाबज़ादे थे, लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी बहुत ज़्यादा तंग आ गए थे। तो उन्होंने जो थे ये जो लोग मिल के उन्होंने क्या किया कि क्वेश्चन जो है वो राइज़ किया। क्वेश्चनिंग जो उनकी शुरू हुई चर्च ऑफ अथॉरिटी से, वो क्वेश्चन करने लगे कि भाई हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरीके से क्या जब उनकी क्वेश्चनिंग अराइज़ हुई, उनमें अवेयरनेस आने लगी, तो उनका जो फ्यूडलिज़म सिस्टम था वो बिल्कुल कम होता गया। लोग जो थे इस फ्यूडलिज़म सिस्टम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इनकार करते गए। फ्यूडलिज़म सिस्टम क्या है? फ्यूडलिज़म सिस्टम हम कहते हैं वो सिस्टम जिसके अंदर जो किंग थे वहाँ के, वो हुक्मरानी करते हैं और वो लोगों के ऊपर इतना तो उनको टॉर्चर करते हैं और जो वो कहते हैं कि बस लोग वही करें, और जो भी उनके अगेंस्ट अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उससे जो है वो मार देते हैं।
तो ये था इनका फ्यूडलिज़्म सिस्टम। तो लोगों में जब अवेयरनेस आई तो वो उन्होंने मिलकर क्या किया कि इस सिस्टम को जो है वो इनकार करना शुरू किया। इसी तरीके से जो पीजेंट्स थे जो कि उन फ्यूडल लॉर्ड्स को जो थे वो मानते थे, उनकी खिदमत करते थे, उन्होंने इन फ्यूडल लॉर्ड्स को छोड़ दिया। उन्होंने सिटीज़ की तरफ, शहरों की तरफ माइग्रेट करने लगे और वो जो है वो क्राफ्ट्समैन, आर्टिस्टिक और मर्चेंट की जो है वो चाहते थे कि हम जो है वो यही बन जाएं और जो है हमारे पास यही चीज़ें आ जाएं। तो जो पीपल थे उनमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो था वो डिफरेंट प्रोफेशन जो था वो आना शुरू हुआ। इस तरीके अगर हम सोशल कंडीशन की बात करें तो वो बिल्कुल रिलेटेड है पॉलिटिकल कंडीशन से। वो इस तरीके से कि जिस तरीके से वॉर्स हो रही थी, सिविल वॉर्स हो रही थी, जो भी कंडीशन थी पॉलिटिकल उस टाइम की, जो सोशली जो कंडीशन थी वो बिल्कुल उससे इन्फ्लुएंस हो रही थी। मतलब काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही थी उन रिलीजियस और पॉलिटिकल चीज़ों से। जिस तरह अगर मैं पॉलिटिक्स की बात करूँ तो आपको पता है कि वॉर्स हो रही थी। रिलीजन की बात करूँ तो रिलीजियस जो था वहाँ पर जो था सिस्टम था वो क्या था कि चर्च की अथॉरिटी थी, सब कुछ चर्च के अंडर होता था। तो ये सब सिस्टम क्या था, ये सोशल जो था, लोग जो सोशली कंडीशन थी वहाँ की इंग्लैंड की काफ़ी ज़्यादा जैसे इन्फ्लुएंस हो रही थी। इस तरीके से अगर ब्लैक डेथ की बात की जाए तो ब्लैक डेथ एक बहुत बड़ा इवेंट है जिसको मैंने डिस्कस किया है पहले की वीडियो में। उसने जो है 1/3 पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा जो था वो इफ़ेक्ट किया था। जितनी ज़्यादा जो वॉर्स हो रही थी वो लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा इनमें जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। पॉवर्टी लोगों के बीच में आ रही थी और इनस्टेबिलिटी आ रही थी। इस तरीके से टैक्सेस जो थे वो लोगों के ऊपर लग रहे थे। जो चर्च के जो नोबल क्लास थे वो सारे पैसे जो थे वो खर्च कर देते थे और फिर जो थे वो लोगों से, जो कॉमन लोग थे उनसे जो है वो पैसे टैक्सेस की सूरत में जो है वो हासिल करते थे। तो इन सब चीज़ों ने, ये जो सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पर, इन सब चीज़ों से क्या हुआ कि लोग जो थे उनमें अवेयरनेस आई। लोगों ने जो है वो फ्यूडल लॉर्ड्स को, चर्च को और इवन रूलर्स को जो है वो हेट करना शुरू कर दिया, उनसे नफ़रत करनी शुरू कर दी और उन्होंने जो है फ्यूडलिज़्म सिस्टम को बिल्कुल जो है वो अवॉइड किया और उन्होंने जो है वो सिटीज़ की तरफ जो है वो माइग्रेट करना स्टार्ट किया। और इससे एक बड़ी जो यहाँ पर आ जाती है वो है एडवांसमेंट ऑफ साइंस। साइंस की एडवांसमेंट जो थी वो भी यहाँ पर जो है वो शुरू होती है। तो ये कुछ सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस थी, कंडीशंस थी इंग्लैंड के अंदर, जिसको मैंने जो है वो डिस्कस किया है। इससे भी ज़्यादा डिटेल में जो है मैंने इससे पहले की जो वीडियो है एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन्स में किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले जो है मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एंग्लो सेक्सन और नॉर्मन दोनों वीडियो देख लें ताकि आपको जो है थोड़ी सी हिस्ट्री पता चल जाए। तभी आपको ये चौसर की जो एज है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझ आएगी। अब तो मैंने ये बात कर ली थोड़ी सी इसका हिस्ट्री के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में। अब मैं आती हूँ चौसर के वर्क के बारे में कि चौसर का लिटरेरी कैरियर कैसा था। चौसर के लिटरेरी कैरियर को हम 3 पीरियड्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट फ्रेंच, सेकंड इटालियन और थर्ड इंग्लिश पीरियड। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, मैंने आपको फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस क्यों बताया था, मैंने आपको क्यों बताया कि जो एंग्लो नॉर्मन्स थे वो रहकर आए थे कहाँ पर, फ्रांस में रहकर आए थे। वो अपने साथ साथ जब इंग्लैंड आए तो अपने साथ साथ फ्रांस की जो लैंग्वेज है, फ्रेंच ट्रेडिशन, कल्चर, हर चीज़ जो थी वो अपने साथ लेकर आए थे। जब वो फ्रेंच को अपने साथ लेकर आए इंग्लैंड के अंदर, जब वो आकर यहाँ पर बसे तो उन्होंने ओल्ड इंग्लिश सिस्टम को बिल्कुल ख़त्म कर दिया और उसके साथ साथ जो था अपना फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। फ्रेंच में चीज़ें लिखने लगे और इससे क्या हुआ कि इन दोनों की जो आपस में जो लैंग्वेज है वो मिलकर क्या हुई, मिडिल इंग्लिश जो है वो शुरू हो गई। तो इस तरीके से इंग्लैंड के अंदर अब जो सबसे ज़्यादा जो हायर जो इनकी जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज थी वो थी फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक है। चौसर से पहले जब मैंने आपको बताया कि चौसर वो इसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा पहला बंदा था जिसने जो है वो इंग्लिश वर्क जो है वो स्टार्ट किए थे। उससे पहले जितने भी वर्क थे वो लैटिन और फ्रेंच में हुआ करते थे। तो इस तरीके से जब मैंने आपको बताया कि एडवर्ड III के रेन में जब इसे जो है बार बार जो है वो कंट्रीज़ भेजा जाता था, दौरे पर भेजा जाता था, तो ये क्या करता था, वहाँ जाकर जो था वो उन लोगों से मिलता जुलता था और वहाँ जो था इसने अपनी जो काम था, अपनी पोइट्री को जो है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो लोगों से आइडियाज़ मिलते थे। तो सबसे पहले जब ये फ्रांस गया तो वहाँ जाकर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस लिया फ्रेंच से। इंग्लैंड में क्या होता था कि उस दौर में फ्रेंच को जो है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता था। फ्रेंच जो थी, फ्रेंच लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज थी तो जो कि रोमांटिसिज्म की लैंग्वेज थी, रोमांस की लैंग्वेज थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा जो था वो रोमांस भरा हुआ था।
तो इससे जो थे वो उस टाइम के लोग, जो उसके यूथ थी, वो बहुत ज़्यादा जो थी वो इम्प्रेस थी। तो नेचुरली क्या हुआ था कि जब इंग्लैंड में जब काम होना शुरू हुआ, वर्क इंग्लिश लिटरेचर डेवलप होना शुरू हुआ, तो उसके अंदर फ्रेंच मॉडल जो थे वो काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो चौसर का फर्स्ट जो था वो था फ्रेंच पीरियड, जिसमें उसने जो फेमस उसकी जो 3 वर्क हैं वो है द बुक ऑफ डचेस, जो कि एक एलिगरी है, एक एलिगरी पोएम है किसी की डेथ के ऊपर, जो कि 1363 में जो है वो लिखी गई थी। ये किसके ऊपर एलिगरी है, किसकी डेथ के ऊपर है? ये है ब्लैंक डचेस ऑफ लंचास्टर, वाइफ ऑफ जॉन। जॉन जो था उसकी वाइफ जो थी लंचास्टर की, उसके ऊपर जो है ये एलिगरी जो है वो लिखी गई थी। सेकंड इसका काम है रोमन डे ला रोज़ा। ये इसका जो है ये पॉपुलर जो है ट्रांसलेटिंग वर्क था, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्रेंच को जो है वो इंग्लिश में, ये फ्रांस की थी, ये फ्रेंच वर्क था जिसको चौसर जो था वो इंग्लिश में जो है वो कन्वर्ट कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था, लेकिन ये इसका जो है ये अधूरा रह गया था। ये एक ऑक्टोसिलेबिक कपलेट है और ये बहुत ज़्यादा फेमस एलिगरिकल रोमांस था मिडिल एजेस का। थर्ड जो इसका काम था वो भी एक एलिगरी पोएम थी, जो थी द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये भी एक जो थी वो पोएम थी, ये मतलब एनिमल से रिलेटेड थी, बर्ड से रिलेटेड थी। और जब जो 14 फरवरी जब सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम जब इंग्लैंड में जब 14 फरवरी जो था वो सेलिब्रेट किया जाता था, तो उसके ऊपर जो थी ये पार्लियामेंट ऑफ फाउल जो है वो लिखी गई थी। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इटालियन की, तो सेकंड इसका जो पीरियड था वो था इटालियन पीरियड। अब जब जॉफ्रे चौसर को जब भेजा जाता है इटली, जब वो इटली की जो है वो विज़िट करते हैं इन 1372, तब वहाँ पर जो है इटालियन जो है पीरियड से और इटालियन के जो वहाँ के जो पोएट हैं लाइक डेंटे, पेट्रार्क और बोकेशो, उनसे जो है इन्फ्लुएंस होकर, उनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होकर जो है ये वहाँ पर अपनी पोएम्स जो हैं वो कुछ प्रोड्यूस करता है, जिसमें इसकी जो है फेमस पोएम्स है द हाउस ऑफ फेम, जो कि क्लियरली जो है वो डांटे जो है उसकी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, जिसके अंदर जो है सटायर है, ह्यूमर है और लोगों की जो है क्रिटिसिज्म है, लोगों की लाइफ के ऊपर जो है क्रिटिसिज्म है। उसके बाद है इसका ट्राइफस एंड द क्रेसिडियस। ये इसका जो है वो एक बहुत बड़ा वर्क है, जो मैंने यहाँ पर शायद मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ये एक काफ़ी ज़्यादा इसका था फेमस वर्क, एक लॉन्गेस्ट सिंगल पोएम थी, जो कि बेस करती थी इसके बोकेशोस की जो फिलोस्ट्रेलो जो है बुक जो है उसकी ट्रांसलेशन थी। थर्ड जो इसका था वो था द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन। ये जो था वो उस टाइम के पीरियड को जो है वो रेफ़र करता था। और इसके बाद जो था फाइनली जो है इसने जो है इटालियन से जो है वो इसने अलविदाई पार्टी ली, भाई इसने जो है फेयरवेल ली। और उसके बाद जो है ये जो है वो मूव ऑन हुआ, फॉरवर्ड हुआ किसकी तरफ? इंग्लिश पीरियड की तरफ। अब जब ये इंग्लिश पीरियड की तरफ आता है तो ये इसका लास्ट पीरियड होता है, और जो है इसके अंदर जो है इसने काफ़ी ज़्यादा पोएम्स लिखी होती है। इसकी जो मेन पोएम है और जो सबसे ज़्यादा फेमस पोएम है वो है इसकी द कैंटरबरी टेल्स, जो कि आज तक जान जाती है और आप सब ने जो है वो उसे पढ़ा भी होगा। द कैंटरबरी टेल्स जो कि एक मोस्ट फेमस पोएम है इसकी। इस कैंटरबरी टेल्स में क्या था कि ये एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज़ है, जिसके अंदर जो है लोग जो हैं वहाँ के जो हैं जो इस पोएम में जो कैरेक्टर्स हैं वो पिलग्रिमेज ये करते हैं, मतलब वो यात्रा करते हैं, और वो जो हैं वो कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं टू द श्राइन ऑफ थॉमस बुक एंड कैंटरबरी। कैंटरबरी एक जो है वो शहर होता है या मुल्क होता है, वहाँ पर थॉमस बुके की एक श्राइन होती है, जो मकबरा बना होता है, वहाँ पर जो है यात्रा के लिए जाते हैं। 30 होते हैं, 30 पिलग्रिमेज होते हैं इंक्लूडिंग चौसर हिमसेल्फ। तो ये एक इसका जो है बहुत बड़ा जो है वो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, और जिसके अंदर जो है कलेक्शन ऑफ पोएम्स हैं, मतलब अलग अलग जो इसके अंदर कैरेक्टर है वो अलग अलग पोएम को जो है वो स्टोरी को जो है वो डिस्कस करता है। और इसके साथ साथ जो है इसके अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कैरेक्टर में नज़र आते हैं, जैसे नाइट, स्क्वायर, यमन, प्रायरस, नन्स, प्रिस्ट, मंक, फ्रायर और डंक, मर्चेंट, वाइफ ऑफ बाथ, पैरिजन, समनर, पार्टनर, मिलर, म्यूनसिपल, शिपमैन, डॉक्टर ऑफ फिज़िक्स एंड इसके अलावा जो था वो काफ़ी ज़्यादा जो है हमें इसमें जो है कैरेक्टर नज़र आते हैं।
इसके बिगनिंग में जो है वो डिसाइड किया जाता है कि ये सब जो हैं वो आपस में इकट्ठे होंगे और ये जर्नी जो है वो करेंगे थ्रू शिप के ज़रिए। और ये जो आपस में जो है इन्होंने आपस में स्टोरीज़ डिवाइड कर ली थी कि वहाँ तक जाते जाते जो है हम एक एक स्टोरी जो है वो सब जो है वो बताते जाएंगे। तो ये तो इसकी जो है कैंटरबरी टेल इसका जो है मोस्ट फेमस वर्क है। इसके साथ साथ जो है ये इसके जो है लिटरेरी कैरियर था। अब हम इसके कुछ प्लेस की बात कर लेते हैं। ये तो इसकी पोएम्स की बात थी, अब हम इसके प्लेस की बात करते हैं। इसने कौन कौन से जो है इस टाइम के मेडिवल प्लेस जो है वो लिखे थे। चौसर की मेडिवल प्लेस की बात की जाए तो ये चौसर एक पोएट भी था, लेकिन इसके साथ साथ इसने नंबर ऑफ प्लेस जो थे वो लिखे थे, जिसमें इसके मोरालिटी प्लेस आ जाते हैं, इसके मिस्ट्री प्लेस और मिरेकल प्लेस जो हैं ये आ जाते हैं। ये प्लेस जो थे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे मिडिल इंग्लैंड के अंदर। और इस तरीके ये जो थे वो चर्चेस के अंदर और स्ट्रीट्स के अंदर जो थे वो परफॉर्म किए जाते थे ड्यूरिंग रिलीजियस फेस्टिवल। जब भी कोई रिलीजियस ऐसा फेस्टिवल आता था उनका क्रिश्चियन का, तो वहाँ पर जो था ये प्लेस जो थे वहाँ पर जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। अब वन बाय वन जो है हम इन मेडिवल प्लेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं मॉरलिटी प्लेस के बारे में। मॉरलिटी प्लेस, जिस तरह हम इसके नाम से आपको पता चलता है मॉरल मतलब जिसके अंदर कोई मॉरल लेसन हो, कोई मॉरल चीज़ हो। ये एक एलिग्रिकल ड्रामा होता है जो कि पोर्ट्रे करता है गुड और एविल, मतलब अच्छाई और बुराई की जो स्ट्रगल है उसके बारे में जो है हमें इसके अंदर हमें इसमें देखने को मिलता है। इस प्ले के अंदर जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो क्या अच्छाई और बुराई, वर्च्यू और वाइसेस के जो है वो पर्सोनिफिकेशन होते हैं। जैसे कि ट्रुथ हो गई, मर्सी हो गया, ग्रीड हो गया, इनवे हो गया। इस तरीके से जो थे इनको जो है पर्सोनिफाई जो है वो हर एक कैरेक्टर जो है वो करता है। ये प्लेस जो था इनके अंदर टिपिकली क्या होता है, इनकी एंडिंग जो होती है वो एक मॉरल लेसन की वजह से होती है। जो मतलब कोई एक ऐसा हमें लेसन मिले कि जो या तो हमें कोई अच्छाई की तरफ लेके जाए। मतलब ये ऐसा होता था, ये एक ऐसे प्लेस थे जो लोगों को अच्छाई की तरफ जो है वो लेके जाते थे। लोगों को बताते थे कि भाई ये जो है आप इस पाथ पर चलें, आप अच्छाई की तरफ चलें। और इसमें हमें जो एक मॉरल लेसन जो है वो मिलते थे। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो पार्टनर्स टेल जो थी वो इसका जो है मेन एग्जांपल है इस मॉरलिटी प्ले का। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो आ जाता है मिस्ट्री प्लेस। मिस्ट्री प्लेस जो था वो भी एक ड्रामा होता है जो कि बाइब्लिकल स्टोरीज़ को जो था वो डिपिक्ट करता है, उनको जो है वो दिखाता है। ये प्लेस जो थे वो परफॉर्म किए जाते हैं कहाँ पर, थ्रू वैगन्स जो थे वो उस टाइम के जो हैं वो आप देख भी सकते हैं। वैगन आप नेट पर सर्च करने की तरह के जो हैं वो घोड़े वाली जो है बग्गियाँ इस तरह की कुछ होती हैं, उनके ऊपर जो हैं वो ये प्ले जो हैं वो परफॉर्म किए जाते थे, या फिर प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किए जाते थे। मतलब जब ये टाउन और सिटीज़ में से जब ये गुज़रते थे तो उनके अराउंड जब भी कोई जो है रिलीजियस ऐसा फेस्टिवल होता था तब ये जो है वहाँ पर जो है वो परफॉर्म किए जाते थे। इसके अंदर जो है वो डिफरेंट जो है बाइब्लिकल स्टोरीज़ होती थी जो कि डिफरेंट सीन को जो है वो क्या करती थी, पोर्ट्रे करती थी। इन प्लेस के अंदर जो मोस्ट फेमस है वो तो सेकंड शेफर्ड प्ले जो कि बताता है नेटिविटी की स्टोरी को। थर्ड हम आते हैं मिरेकल प्ले जो था वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो सिमिलर है मिस्ट्री प्लेस की तरह। इसमें भी जो है वो बात जो बताई जाती है वो बाइब्लिकल जो है स्टोरीज़ बताई जाती हैं। सेंट जो थे उस दौर के उनकी लाइफ्स के बारे में बताया जाता था, और जो है मिरेकल प्लेस जो थी उनके बारे में बताया जाता था। ये प्ले भी जो है वैगन और प्लेटफॉर्म पर जो है वो जो है परफॉर्म किए जाते थे। और इनमें जो है सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है इसका द मैन ऑफ द लॉयस टेल। ये इसका मेन जो था वो चौसर का लिखा गया था। इसके अंदर जो था वो मिरेकल प्ले की बात की गई है जो कि एक सैरन वुमेन की जो है वो स्टोरी बयान करता है। तो ओवरऑल अगर हम बात की जाए तो चौसर के प्लेस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, और जो था इसका बहुत ज़्यादा जो है वो कारनामा था डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामास के अंदर, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हुए। और इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जेनरास के जो प्लेस हैं उनको जो है वो लिखा गया, और जो आज तक जो है ये प्लेस जो है वो पढ़े जाते हैं। तो ये तो था, हमने बात की चौसर के बारे में कि चौसर का क्या चौसर की एज थी, इस चौसर की एज के अंदर इसका लिटरेरी कैरियर कैसा था, और इसके मेडिवल प्लेस की हमने बात की। मतलब ओवरऑल जो इसकी कंट्रीब्यूशन थी इंग्लिश लिटरेचर में वो हमने डिस्कस की। ये तो था चौसर का। अब हम इसी के अंदर हम देख लेते हैं बैरन पीरियड जो कि आफ्टर चौसर है। मतलब ये तो था चौसर का। जब चौसर की डेथ होती है 1400 के अंदर,
तब हमारे अंदर 1400 के बाद जो है ये बैरन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। मतलब बैरन पीरियड को हम कहते हैं 15th सेंचुरी पीरियड। बैरन पीरियड असल में क्या होता है कि ये चौसर की एज के बाद आता है। इसमें क्या होता है, जब जॉफ्रे चौसर की जब डेथ हो जाती है तो उसके साथ साथ क्या होता है कि उसके जो जितनी भी जो चीज़ें होती हैं, जितना भी उसका वर्क होता है वो बस वहीं तक लिमिटेड हो जाता है। कैसे कि जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं 15th पीरियड में, जब उसकी डेथ हो जाती है उसके बाद के जितने भी उसके फॉलोअर्स होते हैं चौसर के, वो उस चौसर के जितना भी ट्रेंड होता है, उसका जितना भी पीरियड होता है, उसका जितने भी लिटरेरी कैरियर होता है, उसको जो है आप लेकर नहीं चल सकते। मतलब उसकी फ्रेशनेस जो होती है वो ये लेकर नहीं चलते। मतलब 15th पीरियड में चौसर की डेथ के बाद जो था वो बिल्कुल जो था वो लिटरेरी जो पीरियड था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। काफ़ी ज़्यादा जो है वो बोरनेस होती जा रही थी। कोई भी न्यू डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट नहीं हो रही थी इस पीरियड के अंदर। जो भी चीज़ थी, जो भी उसके फॉलोअर्स थे, वो उसको जो है आर्टिफिशियल लिटरेचर जो था चौसर का, उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, सिर्फ उसकी कॉपी कर रहे थे और नया कुछ भी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। और इस तरीके से जो क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा लिटरेचर जो था वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होता जा रहा था। कोई न्यू लिटरेचर यहाँ पर बन नहीं रहा था। इसलिए जो है इस पीरियड को हम बैरन पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो लिटरेचर की प्रोडक्शन है वो हमें नज़र नहीं आती। इसलिए इस पीरियड को हम लिटरेचर के नॉन प्रोडक्टिव कहते हैं और इसको बैरन पीरियड कहते हैं। इस पीरियड के अंदर जितने भी इंग्लिश और स्कॉटिश पोएट थे वो बिल्कुल जो थे वो चौसर के पुअर इमिटेटर थे। कोई भी ऐसा जो है वो काम ये इन्होंने जो है वो प्रोड्यूस नहीं किया था। इसके अलावा इसमें कोई रियल इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही थी लिटरेचर की। सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो थी वो चेंजेस हो रही थी। फ्यूडल सोसाइटी जो थी वो बिल्कुल चेंज होती जा रही थी और वो कन्वर्ट होती जाती है सेंट्रलाइज मोनार्की के अंदर। वार ऑफ रोजेस हो रही थी, सिविल वॉर हो रही थी जो कि कंट्री को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रही थी। और इस तरीके से जब इसके अंदर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही थी लिटरेचर के अंदर, इसी वजह से जो है इसे हम बैरन पीरियड कहते हैं। मतलब जब भी हम बैरन पीरियड की बात करते हैं तो इट मीन्स कि हम चौसर के डेथ के बाद वाले पीरियड की बात करते हैं। जब चौसर की डेथ होती है उसके बाद कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं होती। सब कुछ जो था वो बिल्कुल जो है वो ख़त्म होता जाता है। सारा कुछ जो था वो कॉपी, जो मतलब चौसर की कॉपीज़ जो थी वो निकाल जाती थी और लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा इससे तंग आ गए थे, बोर होते जाते हैं। तो इसलिए इसे हम बैरन पीरियड जो है वो कहते हैं। अब मैं आगे कुछ इसके फैक्टर्स की बात करती हूँ कि ऐसे कौन से फैक्टर थे जो कि इस पीरियड को बैरन पीरियड जो है वो बताते हैं। अब सबसे पहला जो इसका फैक्टर है वो है नो फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। नो फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स में क्या था कि इसमें ना तो एक्सप्रेशंस की कोई जो है फ्रीडम थी, ना तो थॉट्स की कोई फ्रीडम थी। जैसे कि अगर हम बात करें लिटरेचर की, तो लिटरेचर को एक फ्री एटमॉस्फेयर चाहिए उसके डेवलपमेंट के लिए, जो कि इस पीरियड के अंदर बिल्कुल भी नहीं था। इस पीरियड के अंदर वॉर्स हो रही थी और जब ये चौसर जो था जब वो मरा था तो उसके बाद जो था पूरा का पूरा पीरियड जो था उसकी जो थॉट्स थे फ्री और जो एक्सप्रेशन थे उनकी फ्रीडम जो थी बिल्कुल जो है वो लिमिटेड हो गई थी। और इसमें कोई भी ऐसा जो है वो काम ऐसा नहीं आ रहा था और बिल्कुल जो था वो इनका जो पावर वगैरह था वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था। तो इसके रिज़ल्ट में क्या हुआ कि लिटरेचर जो था वो बिल्कुल जो है वो डेवलप नहीं हो रहा था, क्योंकि लिटरेचर को चाहिए भाई फ्री एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स चाहिए, जो कि इस पीरियड में बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए इसे जो है ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है बैरनेस के जो है बिहाइंड। सेकेंड अगर देखा तो नो गुड राइटर ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर क्या होता है कि एजुकेशन सिस्टम जो था वो बिल्कुल जो था वो पूरा होता जा रहा था। जो इसमें यूनिवर्सिटीज़ थी और जितने भी ये एजुकेशनल जो थे इंस्टीट्यूशन थे वो बिल्कुल जो थे वो पूरे होते जा रहे थे। इसके साथ साथ क्या हो रहा था कि इसके अंदर जो थे वो कंट्रोवर्सीज जो थी वो बिल्कुल यूज़लेस और एंडलेस होते जा रही थी। तो इसमें क्या हुआ कि जो जितना भी जो एजुकेशन सिस्टम था वो बिल्कुल ज़्यादा पुअर होता जा रहा था और जो जितने भी राइटर्स थे उनके अंदर कोई ऐसे अवेयरनेस नहीं आ रही थी, ना कोई गुड राइटर पैदा हो रहा था। तो ये भी जो है बहुत बड़ा जो है बैरन पीरियड का जो है वो फैक्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें कि इसके जो स्कॉटिश और जो इंग्लिश राइटर्स थे उनके हाथ में जितना भी चौसर का जो भी हाथ में लगा, उनका वर्क लगा, उनको उन्होंने सत्यानाश कर दिया। बिल्कुल जो इसकी रिफ़्रेशमेंट थी उसकी ख़त्म कर दी और जितने भी ये राइटर्स थे वो बिल्कुल भी जो उसका ट्रेडिशन था चौसर का वो लेकर नहीं चले और कोई जो थी वो अच्छी से अच्छा जो इन्होंने वर्क जो था वो प्रोड्यूस नहीं किया। इसलिए जो है इसको नो गुड राइटर्स भी कहा जाता है। मतलब इस एज में जो था कोई गुड राइटर्स जो है वो नहीं आया, इसलिए इसको जो है बैरनेस जो है इसको ये फैक्टर भी इसको हम कह सकते हैं। वार ऑफ रोजेज़ हुई
हुई, वॉर ऑफ रोजेस हुई, मतलब सीरीज़ ऑफ सिविल वॉर हुई इंग्लैंड के बीच में और फ्रांस के बीच में, बिटवीन हाउस ऑफ लैंकास्टर हाउस ऑफ यॉर्क के बीच में। ये जो वॉर थी काफ़ी ज़्यादा चली थी 1485 से 1486 तक, और ये जो है थी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो थे वो जो है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था इंग्लैंड के अंदर और लोगों के ऊपर, राइटर्स के ऊपर। तो वॉर ऑफ रोजेस जो था वो उसका भी बहुत बड़ा जो था वो इम्पैक्ट था इसके ऊपर। आर्टिफिशियल डिसिप्लिन ऑफ चौसर का आर्टिफिशियल डिसिप्लिन, जिस तरह के हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो जब चौसर मर जाता है तो इसमें क्या होता है कि जो उसके फॉलोअर्स होते हैं वो उसके आर्टिफिशियल डिसिप्लिन को लेकर ही चलते हैं, अपना वो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं करते, अपनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते, बल्कि जो चौसर जो उसने लिखा होता है, जो चौसर के वर्क होते हैं उसी को जो आर्टिफिशियल जो कॉपीज़ हैं वो बनाते हैं और उसकी कॉपीज़ को जो है कॉपी करके जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो इसमें हम आर्टिफिशियल जो है डिसिप्लिन ऑफ चौसर भी देखते हैं, ये भी इसका बैरनेस का बहुत बड़ा जो है फैक्टर है। तो सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस देखते हैं इसके अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर जो है वो चेंजेस आती हैं। इसके अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है वो जो है कार्टेक्स जो है उसने प्रोड्यूस किया था। जितना भी ओल्ड और जो पॉलिटिकल सोशल ऑर्डर था वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा था। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो थी वो इस्टेब्लिश हुई इस पीरियड के अंदर। पहले तो नहीं थी, लेकिन इस पीरियड के बाद जो है आहिस्ते आहिस्ते जो था वो एंड ऑफ 15th सेंचुरी जो था वो इसके अंदर फिर जो था वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हुई। मतलब 15th पीरियड जो सेंचुरी का जो पीरियड था इसके अंदर क्या हुआ कि पूरी फुल ऑफ बेयरनेस थी, लेकिन एंड ऑफ 15th सेंचुरी क्या हुआ कि इसके अंदर जो है वो रेनेसां जो आना है वो स्टार्ट हो गया। मतलब जो 15th सेंचुरी के एंड जब शुरू होता है तो तब से लेकर जो है वो रेनेसां आना स्टार्ट हो जाता है। फिर क्या होता है कि इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हो जाती हैं, ओल्ड और पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम सारा चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा जो है वो सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस चेंजेस भी देखने को हमें मिलते हैं। मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाती है, मोनार्की का यहाँ पर एंड हो जाता है और जो है वो डेमोक्रेसी जो है वो वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसी जो है वो शुरू होती है। और इसके साथ साथ जो है इसका लास्ट जो है टोटल मिसलिनरी जो है ये इसका वाहिद काम है इस बैरन पीरियड का जो कि स्टार्ट हुआ था। इस पीरियड के अंदर कोई भी ऐसी प्रोडक्शन नहीं हुई थी, सिर्फ इसमें एक प्रोडक्शन हुई थी जो कि टोटल मिसलिनरी है। ये जो है ये मिक्सचर, और इसको टोटल मिसलिनरी को हम कहते हैं मिक्सचर और कॉम्बिनेशन भी। ये कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स और सोनेट है जो कि 14 जो है पोएम्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। तो ये इसका वाहिद जो है वो काम है इस बैरन पीरियड का। तो ये तो थी बैरन पीरियड, जिस तरह मैंने आज की वीडियो में जो है वो डिस्कस किया है चौसर को और बैरन पीरियड को, जो कि चौसर के मरने के बाद की पीरियड है। और इस तरीके से इसकी एंड पे जो है 15th सेंचुरी की एंड पर जो है फिर हम आगे देखेंगे कि आ जाता है रेनेसां जो है वो आ जाता है इंग्लैंड के अंदर, जो कि रीबर्थ ऑफ लिटरेचर है। फिर जो है लिटरेचर की जो है वो रीबर्थ शुरू हुई, रिफॉर्मेशंस आई और जो है वो जो है असल जो है लिटरेचर का डेवलपमेंट जो है वो फिर रेनेसां मतलब 16th सेंचुरी से जो है वो शुरू होता है। एंड ऑफ 15th सेंचुरी से लेकर जो है 16th सेंचुरी से फिर ये पूरा जो पीरियड है वो रेनेसां का शुरू होता है। तो यहाँ तक जो है हमने डिस्कस किया है बैरन पीरियड को। आई होप आपको आज की वीडियो जो है वो समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।